अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में पढ़ना होगा, वो है एक डेफिनेशन पढ़ना होगा, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले लेट मसाल के तौर पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये किसी इंसान का जिस्म है। और आप ये समझिएगा कि इस इंसान का जिस्म या कोई भी इंसान है, उसका जिस्म किसी टैंकी की मानद है। किसी भी इंसानी बॉडी का जिस्म किसी टैंकी की मानद है और उस टैंकी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स भर दिए गए हैं। कुदरत की तरफ से इंसान के जिस्म के अंदर तरह तरह के केमिकल्स भर दिए गए हैं। हर केमिकल दूसरे केमिकल से डिफरेंट होता है। हर केमिकल दूसरे केमिकल से अलग अलग काम करता है। हर केमिकल दूसरे केमिकल से ऑपोजिट कोई काम कर रहा है। कोई एंजाइम है, कोई कैटालाइजेशन कर रहा है। हार्मोन है तो वो ग्रोथ को प्रोमोट कर रहा है। तो हमारे बॉडी चूंकि एक टैंकी की तरह है, तो उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स हैं। और याद रखिएगा, ये केमिकल्स तमाम के तमाम आपस में रिएक्ट करते हैं। ये तमाम के तमाम केमिकल्स आपस में रिएक्शंस कर लेते हैं। इनके रिएक्शंस करने के नतीजे में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है और इस एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी के डिफरेंट वर्क्स के लिए, डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज़ कर लेते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम केमिकल्स को यूज़ करके, इनको आपस में रिएक्ट करके हम अपने बॉडी के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। वी कैन क्रिएट अदर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, उन तमाम केमिकल्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, उन केमिकल से बनने वाले एनर्जी के बारे में पढ़ना और उस एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल, कहाँ कहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है, इनके बारे में पढ़ने को कहा जाता है बायो केमिस्ट्री। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल कंपाउंड्स, ऑल केमिकल कंपाउंड्स कि एक जानदार है, उसके जिस्म के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं और इन केमिकल कंपाउंड्स के कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, देयर रिएक्शंस, और ये केमिकल रिएक्शंस करने के बाद कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, एंड देयर यूटिलाइजेशन, एंड देयर यूटिलाइजेशन in the body of living organism. Living organism is called as biochemistry. देखिए, केमिस्ट्री में तो हम ओवरऑल केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री है ही केमिकल्स की स्टडी, केमिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और अगर ये केमिकल्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर हों तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं, और हमारा बॉडी उन केमिकल्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर देता है, इन तीन काम के बारे में पढ़ने को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब जो भी केमिकल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ऑल केमिकल कंपाउंड्स, उन तमाम के तमाम केमिकल कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है बायोकेमिकल्स का। तो हम एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऑल chemicals in the body of living organisms are called as biochemicals। चूंकि किसी जानदार के जिस्म के अंदर पाए जा रहे हैं तो उन तमाम केमिकल्स को हम कलेक्टिवली एक वर्ड से याद कर लेंगे, वो वर्ड है बायोकेमिकल्स। और अब हम बायोकेमिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमें जाके पता चलेगा कि बायोकेमिकल से बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऑल बायोकेमिकल्स
are categorized into two groups। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल्स हैं उन तमाम के तमाम को दो ग्रुप के अंदर तकसीम किया गया है। उनमें से जो पहला पहला ग्रुप होगा उसे कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जब आप जानदार के जिस्म के अंदर देखेंगे तो उन्हें कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स। और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इट इज़ ऑल अबाउट दी बायो एलिमेंट्स, सॉरी बायो मॉलिक्यूल्स, इट इज़ ऑल अबाउट दी बायो मॉलिक्यूल्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले पहले बायो एलिमेंट्स के बारे में। आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री में आपको सर बता चुके हैं कि इस ज़मीन के ऊपर अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर दिए गए हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स होते हैं। बाकी 102 एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं होते। यानी कहने का क्या मतलब है, हम ज़मीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम के तमाम बॉडी को टोटली 16 एलिमेंट ने बना दिया है। इन 16 के 16 एलिमेंट को कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। अब हम इनकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। दी 16 elements present in the body of living organisms are called as bioelements। होप आप डेफिनेशन समझ चुके होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी को 16 एलिमेंट ने बना दिया है। 16 एलिमेंट। इन 16 एलिमेंट में को दो ग्रुप में आगे चल के तकसीम किया गया है। उनमें से 6 ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इंतहाई कम मिकदार में होते हैं। उन्हें कहा जाता है ट्रेसिस एलिमेंट, जिनकी परसेंटेज हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम है। लेस इन परसेंटेज इनकी मिकदार हमारे बॉडी के अंदर कम होती है। और इनकी टोटल जो तादाद होती है वो ओनली 6 होती है। उन 16 में से 6 जो है ना, उन्हें कहा जाता है ट्रेसिस एलिमेंट। और बाकी जो 10 बच गए हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, बुनियादी तौर पर ज़रूरी होते हैं। उन्हें हम नाम दे रहे हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स। ये फंडामेंटल एलिमेंट्स जितने भी हैं, टोटल तो 10 हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं। तो पहले हम लोग फंडामेंटल एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर फंडामेंटल्स हैं। पहले आपको जो पता है, सबसे पहले जो हमारे बॉडी के अंदर बुनियादी तौर पर होता है वो है ऑक्सीजन। हो सकता हो एंट्री टेस्ट में या कभी एमसीक्यूज में आ जाए इनकी परसेंटेज बॉडी के अंदर कितनी होती है, तो वो भी आप साथ साथ लिखते जाइएगा। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर होती है वो है 65%। ऑक्सीजन आप देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी मौजूद है। ऑक्सीजन जो है ना आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन के अंदर मौजूद है, लिपिड के अंदर मौजूद है, पानी के अंदर मौजूद है, एंजाइम के अंदर मौजूद है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी का जो 65% है दैट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। और जो दूसरा एलिमेंट है हमारे बॉडी के अंदर वो सेकंड अबंडेंट है कार्बन। ओवरऑल तो कार्बन का कलर ब्लैक होता है, और कार्बन हमारे बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो सेकंड अबंडेंट है वो होता है 19%। और आपको मालूम है कार्बन कहाँ कहाँ पर होता है, यू नो वेरी वेल। कार्बन हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर होता है, लिपिड्स के अंदर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है, डीएनए आरएनए के अंदर होता है। तो 19% हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। और फिर तीसरे नंबर पर जब आप देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन।
और जो हाइड्रोजन हमारे बॉडी के अंदर है इट इज़ अबाउट 10%। फोर्थ नंबर पर जब आप अपने बॉडी के अंदर देखेंगे नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर है इसका परसेंटेज 3% होता है। और आपको पता है नाइट्रोजन ही बुनियादी एलिमेंट होता है किसी भी प्रोटीन के मालिक्यूल को बनाने के लिए, और यही नाइट्रोजन होता है जो आपके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की बेसिस बनाता है। एडेनिन, गोयानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायामीन, वो तमाम के तमाम नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे मालिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब अगला जो हमारे पास मालिक्यूल है वो है कैल्शियम। मेटल है कैल्शियम, तकरीबन आपके बॉडी के अंदर 1.5% होता है। थोड़ा सा कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो गया। एंड यू नो दैट कि कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है? आपके बोन्स को मजबूत करने के लिए, आपके टीथ को बनाने के लिए, आपके बॉडी के मसल्स कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला जो मालिक्यूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोटाशियम। POTASSIUM, पोटाशियम। एक तो मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर है, आप लोगों को सलाम है यार, फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, सारी बातें याद हैं। पोटाशियम जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर 0.4% होता है। फिर उसके बाद सल्फ़र 7 पर आ रहा है सल्फ़र, तो इसका मतलब ये तो आपकी बॉडी के अंदर और कम होगा। जो सल्फ़र की परसेंटेज है वो 0.3% होता है आपकी बॉडी के अंदर। और 8वें नंबर पर सोडियम होता है, आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट एक मेटलिक वो होता है, ये आपके बॉडी के अंदर 0.2% होता है। और 9th नंबर पर जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो है क्लोरीन या क्लोराइड, क्लोरीन ही लिख लेते हैं। जो क्लोरीन आपकी बॉडी के अंदर है वो भी तकरीबन 0.2% ही होता है या 0.1%। और 10th नंबर पर जो आप अपने बॉडी के अंदर देखेंगे वो होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम 0.1% मौजूद है। एंट्री टेस्ट में अगर आपसे सवाल आ भी जाए तो या तो वो आपसे ऑक्सीजन की परसेंटेज का पूछेगा, या कार्बन का, या हाइड्रोजन का पूछा जाएगा। बाकियों का इतना परसेंटेज नहीं पूछा गया, बाकियों का कभी भी एंट्री टेस्ट में नहीं आया। अलबत्ता बाकी जो ट्रेसेस एलिमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम होते हैं। तकरीबन इनकी जो परसेंटेज आपके बॉडी के अंदर नोट किया गया है वो 0.01% देखा गया है। 0.01% आपकी बॉडी के अंदर देखा गया है। यानी 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर तो होते हैं लेकिन उन तमाम की परसेंटेज बहुत कम है। हम इनका नाम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। आपको याद होगा उनमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है कॉपर। जो दूसरा एलिमेंट होता है उसे कहा जाता है आयोडीन। जो तीसरा ट्रेसिस एलिमेंट है वो है जिंक, जो इंतहाई कम परसेंटेज में आपकी बॉडी के अंदर होता है। चौथे नंबर पर आयरन, और आपको पता है आयरन आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंगनीज इंजाइम या विटामिन की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और 6 नंबर पर होता है फ्लोरीन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर के, कुछ एलिमेंट्स हैं जो ज़मीन उन एलिमेंट्स में से 118 में से ये कुछ एलिमेंट हैं जो आपके बॉडी को बना रहे हैं। कुछ ज़्यादा मिकदार में आपके बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ आपके बॉडी के अंदर कम मिकदार में होते हैं। अब एक बात बताने वाला हूँ, उस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। आपकी बॉडी के अंदर जो ये बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, ये तमाम आपस में मुख्तलिफ तरीक़ों से मिल जाते हैं। कहीं पर कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से मिल रहे हैं, कहीं पर आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से मिल जाते हैं, और फिर ये आपके बॉडी के अंदर मालिक्यूल्स बनाते हैं। उन मालिक्यूल्स को कहा जाता है बायो मालिक्यूल्स। तो अगला जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट बायो मालिक्यूल्स। तो जो चैप्टर नंबर 2 है वो असल में बायो मालिक्यूल्स के बारे में है, जिनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना होगा। तो पहले हमें पता तो चले भाई बायो मालिक्यूल्स हैं क्या चीज़। तो हेडिंग देने जा रहे हैं बायो मालिक्यूल्स। बायो एलिमेंट्स आपस में जब मुख्तलिफ रेशो से मिल जाती हैं तो वो बायो
मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे, बायो एलिमेंट्स कंबाइन with different proportions मुख्तलिफ तनासुब से आपस में मिल लेते हैं, to form molecules in the body of living organism। are called as biomolecules। हमारे बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं, जब वो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बड़े बड़े मालिक्यूल बना देते हैं। उन तमाम के तमाम मालिक्यूल्स को नाम दिया जाता है बायो मालिक्यूल्स का। और याद रख लीजिएगा, हम तमाम जानदारों के अंदर ये जो बायो मालिक्यूल्स हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बायो मालिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल। पहले बायोमॉलिक्यूल्स जो बहुत ही छोटे होते हैं, मालिक्यूल तो हैं पर छोटे होते हैं, उनका इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, तो उनको कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, ताकि बात पूरी ज़हन में बैठा रहे। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। और जो बच्चे दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट, आप समझ गए कि ये माइक्रो है तो वो मैक्रो होता है, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। और चैप्टर नंबर 2 में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ने जाते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखिएगा, the molecule that have low atomic weight की हम बात करें कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो ज़्यादा तो होते हैं लेकिन पर इतना ज़्यादा नहीं होते कि उनका वज़न बढ़ जाए। वज़न की हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो वज़न का रेंज होता है वो 18 से 800 डेल्टन तक होता है। तो ऐसे मालिक्यूल्स जिनका वज़न 18 से 800 डेल्टन तक चला जाए, ऐसे मालिक्यूल्स को कहा जाएगा माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। और आपको पता है इनका जो एग्जांपल है, पहले ग्लूकोज हो गया, एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसी अंदाज में अमाइनो एसिड हो गया, ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड। अब मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, जब इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल का वेट लो होगा, तो इससे हमें एक इशारा मिल रहा है कि इनका वेट फिर ज़्यादा होगा। तो हम इनकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, दी molecules that have high atomic weight are called as macrobiomolecules। मॉलिक्यूल्स। एक मज़े की बात बता दूं, जितने भी माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जब मिल जाते हैं, इनके मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल, चलिए पहले हम इनकी वेट की बात कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल कह रहे हैं हाई एटॉमिक वेट, तो इनका वज़न कितना होता है, एटॉमिक वेट हो सकता हो इंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जाए। तो इंट्री टेस्ट है, फिलहाल ये तो हम प्री इंट्री टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे नोट्स जो हम लिखने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम के रिलेटेड नोट्स जो लिखते जा रहे हैं, तो फिलहाल हम अपना नोट्स तवज्जो जो है ना एग्ज़ाम की तरफ कर रहे होते हैं। तो इनका जो मालिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, ये 1000 से इनका एटॉमिक वेट शुरू हो जाता है और करते करते 10,000 तक इनका वेट चला जाता है, 10,000 डेल्टन तक इनका वेट चला जाता है। कुछ बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो 10,000 से बढ़ भी जाते हैं, वो 10,000 को क्रॉस भी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डीएनए, उसका बायोमॉलिक्यूल वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज बायोमॉलिक्यूल है, छोटा सा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, तो वो आपस में मिलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे जो खुद माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है, और इसके मिलने से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या होगा भाई, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होगा। न्यूक्लियोटाइड हैं, ये खुद बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, इनके मिलने से डीएनए और आरएनए बनेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनका एग्जांपल कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। इधर भी हमने एग्जांपल लिखा है, तो इधर भी हम लोग एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। इस अंदाज में प्रोटीन भी बायोमॉलिक्यूल है मैक्रो, और न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए और आरएनए, ये दोनों भी क्या होते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला सवाल ये है, आपके दिमाग में आ रहा होगा जब भी, क्योंकि एक मुश्किल चैप्टर आ जाता है तो हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगला रीज़न है कि हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते क्यों हैं। मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बायोमॉलिक्यूल्स समझ में आ गए तो उससे हमें सेल समझ में आ जाएगा, सेल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, आप लोग जब सेल की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो आप कह देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल का एक लेयर होता है जिसके अंदर फास्फोलिपिड्स के 2 लेयर होते हैं, याद होगा आप लोगों को। अब फास्फोलिपिड, तो आपको पता होना चाहिए फास्फोलिपिड क्या है, और आप ये कह रहे होते हैं इनके बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल रख दिए गए हैं। ये बात समझ में आ गया। तो अगर आपको ये ही ना मालूम हो कि भाई फास्फोलिपिड क्या चीज़ है, प्रोटीन क्या चीज़ है, इन दोनों मॉलिक्यूल में खुद क्या फ़र्क है, ये दोनों मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, जब इनके बारे में पता नहीं चलेगा, ना समझ में नहीं आएगा, तो फिर क्या आप सेल स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, हरगिज़ नहीं। और जब आप लोग सेल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो उस अगर सेल स्ट्रक्चर नहीं समझे, अगर सेल स्ट्रक्चर समझ गए तो फिर क्या होगा, उससे फिर हमें सेल साइकिल समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सेल साइकिल समझ में आ जाएगा तो आपको पता है उससे हमें टिश्यू समझ में आ जाएगा। अगर टिश्यू समझ में आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स समझ में आ गया तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे हो रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को ही ना समझेंगे तो उससे ना हमें सेल समझ में आ जाएगा, ना हमें सेल साइकिल समझ में आ जाएगा, ना हम टिश्यू को लेके चल सकते हैं, ना हमें जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा, ना हमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से क्या मुराद है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सिंपल लफ्ज़ों में आप ज़रा एक एग्जांपल लीजिएगा। हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है लंग से आपके टिश्यू के पास। अब वो लंग से क्यों ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और वो टिश्यू के पास आके इस ऑक्सीजन को क्यों छोड़ रहा है, तो एक जगह से वो उठा रहा है, एक जगह पर ये आके छोड़ रहा है। तो ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आप फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इन बायोमॉलिक्यूल्स को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे।